मेरा नाम हुआ डॉक्टर मदन कांत झा। मेरा क्वालिफ़िकेशन MA M.Com PhD। ये जो आपका सब्जेक्ट मैटर है वह है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। इसको कहेंगे लेखांकन एवं वित्त। जहाँ कहीं भी वित्त होगी फाइनेंस, उसका लेखांकन प्रॉपर ढंग से होना जरूरी है। लेखांकन का जो इतिहास है बहुत पुराना है। अगर हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में देखें तो रामायण काल में भी जब भरत मिलाप हुआ और भरत जी जंगल गए रामचंद्र जी से मिलने के लिए, तो उन्होंने राजकाज किस ढंग से चल रहा है, उसकी आय और व्यय की क्या स्थिति है, इस बारे में उनसे जानकारी ली थी, जैसा कि तुलसीकृत रामायण में भी है। फिर महाभारत काल में भी जो सहदेव थे उनको ये जिम्मेवारी दी गई थी, और क्रमशः जितने भी राजे महाराजा हुए उस समय भी, जिसको हम खजांची कहते हैं, वे सभी वित्तीय लेन देनों का एक निश्चित तौर तरीके से रखते थे और उसका ऑडिट भी होता था। आजकल के ऑडिट की जो प्रोसेस है वो अलग है, वो साइंटिफिक है। अकाउंट्स भी साइंटिफिक हो गई तो ऑडिट के सिस्टम भी साइंटिफिक हो गए। पहले ऑडिट होता था, राज दरबार लगा, आय व्यय के संबंध में खड़ा होकर के जो मुनीम थे उन्होंने पढ़े, सभी उपस्थित विद्वान उसको सुने जाने, यही ऑडिट हो गया। अभी भी होता है ऑडिट। हम अपने बच्चे को यदि कुछ पैसे देते हैं तो बोलते हैं बेटा कितना खर्चा हुआ, तो वो कह देता है प्रत्येक मद का नाम बोल दिया, हम के ठीक है, दैट मीन्स ऑडिट हो गया। तो यहाँ पर हम लोग वित्त और लेखांकन की बात करते हैं। जो वित्त है फाइनेंस, उसका प्रॉपर ढंग से लेखांकन जरूरी है। लेखांकन साइंटिफिक ढंग से होना चाहिए। वित्त का जो स्थान है फाइनेंस का, एक विद्वान ने इसके मानव शरीर में रक्त से तुलना की। अगर मानव शरीर में रक्त का संचार ज़्यादा हो गया, कम हो गया, तो कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर। वही स्थिति फाइनेंस की भी है। ऑप्टिमम साइज में, अनुकूलतम आकार में फाइनेंस किसी भी बिजनेस इंस्टीट्यूट के लिए, चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप हो, पार्टनरशिप हो, कंपनी हो, या और भी ऐसे संगठन के स्वरूप हो, सभी जगह फाइनेंस की ज़रूरत होती है। और फाइनेंस की एक ऑप्टिमम साइज भी होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति एक छोटा सा दुकान करता है कटघरे में, वहाँ उसमें फाइनेंस यदि 50,000 की ज़रूरत है और 5 लाख रुपया इन्वेस्ट कर दें, तो कहेंगे ये बेवकूफ़ है, ये ओवर कैपिटलाइजेशन हो रहा है, इतने पैसे की यहाँ क्या ज़रूरत है। उसी तरह अगर कम पड़ जाए तो और भी मुश्किल है, हम सही ढंग से अपने बिजनेस का संचालन नहीं कर पाएंगे। और लेखांकन का मतलब होता है जितने भी हम मौद्रिक लेन देन किए, लेन देन दो तरह के होते हैं, एक मौद्रिक और एक अमौद्रिक भी। मौद्रिक लेन देन जो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है उसी का केवल लेखांकन होता है। नॉन मॉनेटरी जो ट्रांजैक्शन है उसका कोई लेखा जोखा नहीं रखा जाता है, वह होता ही नहीं है। जैसे हमने 500 रुपये किसी चीज़ में खर्च किए तो उसका लेखा लिखेंगे, 500 रुपये यहाँ पर खर्च हुए। अगर हम किसी अपने समय से किसी बूढ़े की मदद कर दिए, सड़क पार करवा दिए, मंदिर में 1 घंटा जाके पूजा पाठ किए, तो ऐसे जगह पर ये नॉन मॉनेटरी मेरा वर्क हुआ, इसकी कोई लेखा जोखा नहीं होगी। हम केवल मॉनेटरी
जिसे हम पैसे में माप तोल सकते हैं, ऐसे ही लेन देनों का लेखांकन किया जाता है। लेखांकन व्यवस्थित ढंग से हो, साइंटिफिक ढंग से हो। तो लेखांकन का जो इतिहास है ये जुड़ा हुआ है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से, औद्योगिक क्रांति से। जब अगर छोटे पैमाने पर लेन देन होता था तो लेखांकन की कोई बड़ी जरूरत नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे ट्रांजैक्शन का आकार बढ़ते चला गया तो एक ऐसे लेखांकन पद्धति की जरूरत हुई जो साइंटिफिक हो और क्विकली और बहुत ही कम जगह में उसको हम प्रेजेंट कर सकें, क्योंकि ये जरूरी है। तो इस संबंध में सबसे पहले 1494 ईस्वी में लुकास पेसियोली ने ये थ्योरी दी, जिसको हम लोग डबल बुक कीपिंग एंट्री सिस्टम के नाम से जानते हैं। उन्होंने कहा जो एवरी ट्रांजैक्शन हैड टू एस्पेक्ट्स, यानी प्रत्येक लेन देन में दो बातें होती है, एक देने वाला होता है तो एक लेने वाला होता है। हम कोई चीज़ रिसीव करते हैं तो कोई गिवर भी होता है। तो ये जो ट्रांजैक्शन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होता है इसको हम लोग डबल बुक कीपिंग एंट्री सिस्टम के नाम से जानते हैं। पहले ये जर्मन के थे, बाद में उसका इंग्लिश में ट्रांजैक्शन किया गया और धीरे धीरे आधुनिक रूप में ये आया। एक साइंटिफिक ढंग से ये अकाउंट्स आ गया, जो हम कितना भी बड़ा कारोबार करते हैं तो सारे लेन देनों को एक पेज में समेट करके रख देते हैं। एक पेज में उसका फाइनेंशियल अकाउंट बना दिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बन गया, बैलेंस शीट भी हो गया। पुराने समय में मुनीम जी लिखते थे और रजिस्टर भरता जाता था। किसी के बारे में कुछ जानने के लिए, उसका सही इन्फॉर्मेशन देने के लिए महीनों लग जाता था, घंटों लग जाता था। लेकिन अब ये साइंटिफिक सिस्टम ऑफ जो अकाउंटेंसी आया तो ये हम आसानी से अकाउंट्स को देख लेते हैं, उसका कम्युनिकेशन भी हो जाता है और क्लासिफिकेशन भी हो जाता है। हाँ, तो और यहाँ अकाउंट्स को के जो स्टेप हैं ये 3 है। पहला जिसको हम कहते हैं बुक कीपिंग। बुक कीपिंग को पुस्त पालन कहते हैं। बुक कीपिंग में प्रत्येक ट्रांजैक्शन का हम जर्नल बनाते हैं, जिसे रोजनामता कहते हैं। उसका पोस्टिंग कर देते हैं, लेजर कहते हैं, और फिर उसका बैलेंस निकाल देते हैं। दूसरे स्टेप में अकाउंटिंग आता है, जिसको हम लोग अकाउंटिंग और फाइनेंस यहाँ जान रहे हैं। अकाउंटिंग के अंतर्गत जो पुस्तपालन में जो काम किया गया बुक कीपिंग में, उसी काम को आगे बढ़ाते हैं। यानी बुक कीपिंग इज द प्राइमरी स्टेज ऑफ अकाउंटिंग। उसके बाद आ गया अकाउंटिंग का काम। अकाउंटिंग के काम में हम प्रत्येक अकाउंट का जो है उसका क्लासिफिकेशन कर देते हैं, अलग अलग वर्गों में उसको बांट देते हैं। ये ट्रांजैक्शन है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंस है, रेवेन्यू एक्सपेंस है। ये हमारे फिक्स एसेट्स हैं, करंट एसेट्स हैं, फिक्टिटस एसेट्स हैं। लायबिलिटीज़ में भी अलग अलग उसका क्लासिफिकेशन करते हैं और उसका एनालिसिस भी करते हैं। एनालिसिस करते हैं जो हमारा करंट रेशियो कितना होना चाहिए, क्विक रेशियो कितना होना चाहिए, प्रोप्राइटर्स डेटर्स टर्नओवर कितना होना चाहिए, क्रेडिटर्स टर्नओवर कितना होना चाहिए। ये सब एक ऐसा कैलकुलेशन है जो हम फाइनेंशियल पोजीशन का जब हम जजमेंट करते हैं, उसकी अच्छाई और बुराई के संबंध में निर्णय लेते हैं, तो ये सारी चीज़ों का एनालिसिस करने के बाद इसका एक स्टैंडर्ड होता है। ये स्टैंडर्ड भी वेरी करता है, अलग संस्थाओं में अलग अलग जो इंडस्ट्री है, इंटरप्राइजेज है, उसके नेचर के अनुसार ये वेरी कर जाता है वहाँ पर। जैसे बैंकिंग कंपनी है तो बैंकिंग कंपनी में 80-90% केवल करेंट एसेट्स होते हैं, और वही अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो वहाँ 80-90% उसका फिक्स एसेट्स होता है। फिर अकाउंटेंसी भी एक वर्ड आता है, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी के अंतर्गत
अकाउंटिंग की क्रिया को करने के लिए जो भी प्रिंसिपल, सिद्धांत, उसके रूल्स जो प्रोवाइड किया जाता है, जिस रूल के आधार पर हम अकाउंटिंग का काम करते हैं, वह अकाउंटेंसी कहलाता है। यहाँ पर अकाउंट्स के संबंध में पहले एक ही था इसका कंसेप्ट, जिसको हम लोग कहते थे गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटेंसी। उसको ब्रिटिश अप्रोच भी कहते हैं, क्लासिकल अप्रोच भी कहते हैं। लेकिन अब एक नया कंसेप्ट भी आया है जिसको डायमंड रूल ऑफ अकाउंटेंसी भी कहते हैं। इसको अमेरिकन अप्रोच या मॉडर्न अप्रोच भी कहते हैं। दोनों सिद्धांतों का रिजल्ट एक ही है, दोनों सिद्धांतों का रिजल्ट एक ही है। यानी ब्रिटिश कंसेप्ट के अंतर्गत अकाउंट्स को हम दो भाग में क्लासिफाई कर देते हैं, एक पर्सनल अकाउंट और दूसरा इम्पर्सनल अकाउंट। पहले अकाउंट्स को पहचानेंगे तब तो उसका अकाउंटिंग करेंगे। तो अकाउंट्स को दो भाग में बांट दिए, एक पर्सनल अकाउंट और एक इम्पर्सनल अकाउंट, एक व्यक्तिगत खाता और एक अव्यक्तिगत खाता। अब व्यक्तिगत खाता पर्सनल अकाउंट कौन सा होगा? तो पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत नेम ऑफ ए पर्सन्स, नेम ऑफ ए कंपनी, नेम ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये सब जितने भी हैं, नेम ऑफ बैंक, ये सारे चीज़ जो हैं ये पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आ गया। अब कहेंगे नेम ऑफ ए पर्सनल, यहाँ भी पर्सनल अकाउंट में तीन, एक हुआ नेचुरल पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट में आ गया किसी नेचुरल पर्सन का नाम, जैसे राम, श्याम, मोहन, हरि, दीनू, डिपू, ये सब नेचुरल पर्सनल अकाउंट हो गया। ये स्वाभाविक रूप से एक पर्सन है, व्यक्ति है। दूसरा आ गया आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में वह जो एक पर्सन, नेचुरल पर्सन नहीं है, लेकिन विधान के दृष्टिकोण से हम उसको एक पर्सन मानते हैं। जैसे एक कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, तो कंपनी एक विधान के दृष्टिकोण में एक कृत्रिम व्यक्ति है, इसलिए हम कंपनी पर केस कर देते हैं। रेलवे कंपनी, हमारा कोई डैमेज हुआ, डैमेज सूट उस पर कर दिया। ये आर्टिफिशियल कोई अदर कोई कंपनी हुआ, टाटा कंपनी, बिरला कंपनी, कोई भी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन है जो भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत रजिस्टर्ड है, वे सारी कंपनियां या सोसाइटी, इस पर भी होता है जो ये सब, उसको हम आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट कहते हैं। तीसरा होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत जो उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे एक जर्नल होता है, जैसे स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, तो हम यहाँ जर्नल करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। यहाँ कैश अकाउंट डेबिट अगर राम स्टार्ट कर रहा है तो राम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि राम तो यहाँ पर पर्सनल अकाउंट है, लेकिन इसका उसके बदले में कैपिटल लिखते हैं। कैपिटल रिप्रेजेंट करता है किसका? तो राम का। इस तरह अगर कोई ऑनर अपने बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए कैश या कोई संपत्ति ड्रॉ करता है तो उसको हम लिखते हैं क्या? ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स भी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। तो ये तीन अकाउंट हो गए गोल्डन रूल के अंतर्गत, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। ये तो पर्सनल अकाउंट तीन तरह के हुए बता दिए। अब रियल अकाउंट जो है वो भी रियल अकाउंट में होता है और प्रॉपर्टीज आज रियल अकाउंट्स, जितने भी हमारे प्रॉपर्टी हैं, एसेट्स है, वे सब रियल अकाउंट है। इसमें भी दो है, एक है टेंजेटिव एसेट्स और इनटेंजेटिव, जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, वह हमारे लिए टेंजेटिव एसेट्स हो गया, उसको मूर्त संपत्ति कहते हैं। और एक होता है अमूर्त संपत्ति, हमारे लिए संपत्ति है लेकिन उसको हम न देखते हैं न छूते हैं, जैसे गुडविल, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये सब संपत्ति है बिजनेस की, लेकिन इसको हम छूते देखते नहीं है, इसलिए ये हो गया इंटेंजिबल एसेट्स। फिर तीसरा बताएं जो रिप्रेजेंटेटिव, तो रिप्रेजेंटेटिव तो उस दूसरे का जो रिप्रेजेंट करता है, ये अनरियल अकाउंट। अनरियल अकाउंट जो है, जिसको नॉमिनल अकाउंट भी कहते हैं, उसके लिए जितने भी प्रॉफिट लॉस, इनकम, एक्सपेंडिचर, ये सब नॉमिनल है, इसको हम छू देख नहीं सकते, इंटेंजिबल है, ये सब हमारे लिए क्या है? नॉमिनल अकाउंट है।
यानी अकाउंट्स दो ही हुआ, एक पर्सनल, इम्पर्सनल। पर्सनल अकाउंट में किसी पर्सन का नाम बताएं, इम्पर्सनल में का दो भाग हो गया, एक हुआ रियल और एक हो गया नॉमिनल। नॉमिनल कहिए या अनरियल भी कहिए, तो तीनों का एक फॉर्मूला दिया गया है। पर्सनल अकाउंट के लिए होता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट के लिए होता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल के लिए ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिट। ये मेरा इस रूल के अंतर्गत हो गया, गोल्डन रूल के अंतर्गत। लेकिन जो डायमंड रूल है, इसको हम कहते हैं एक ट्रिक दिया गया है। सारे ट्रांजैक्शन को 5 भाग में डिवाइड कर दिया गया, जैसे एसेट्स, लायबिलिटीज, लॉसेस, इनकम्स एंड कैपिटल। अब यहां पर जैसे हमारे एसेट्स हैं, जितने भी तरह के एसेट्स हैं, एसेट्स में दिया है इंक्रीजेज डेबिट, इंक्रीज कर गया तो डेबिट कर देंगे, और डिक्रीजेज क्रेडिट। उसी तरह अगर लायबिलिटीज है, जितने भी तरह के लायबिलिटीज है, अगर लायबिलिटीज मेरा इंक्रीज कर गया तो उसको क्रेडिट कर देंगे, और डिक्रीज कर गया तो डेबिट कर देंगे। अगर मेरा लॉस है, इंक्रीज किया तो उसको हम डेबिट करेंगे, और डिक्रीज किया तो क्रेडिट करेंगे। कैपिटल में भी यही बात है, अगर कैपिटल मेरा इंक्रीज किया तो उसको क्रेडिट करेंगे, कैपिटल इंक्रीज किया तो क्रेडिट करेंगे, और कैपिटल यदि मेरा डिक्रीज किया तो उसको हम डेबिट करेंगे। तो ये इसके रूल हो गए। इसी के आधार पर हम जर्नल बनाते हैं, जर्नल से लेजर बनाते हैं, और लेजर से ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, और ट्रायल बैलेंस के बाद से हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते हैं। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट के द्वारा हमारा ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकलता है। ये हर एक इंस्टीट्यूट में होता है, चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप हो या पार्टनरशिप हो या कंपनी ऑर्गेनाइजेशन हो। हम वहाँ पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के द्वारा हम नेट प्रॉफिट निकालते हैं या नेट लॉस निकालते हैं, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकलता है। अब बैलेंस शीट के अंतर्गत हम एक तरफ अपने एसेट्स, लायबिलिटीज़ और दूसरे तरफ एक तरफ लायबिलिटीज़ कैपिटल और दूसरे तरफ एसेट्स को लिखते हैं। ये मेरा बैलेंस, ये मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ही हम एनालिसिस करते हैं, लेकिन यहाँ जो आपका जो सिलेबस है, और सिलेबस के अनुसार हम जो देखे हैं क्वेश्चन बैंक, जो क्वेश्चन दिखाए हैं उसमें हम देखे हैं जो एक होल्डिंग कंपनी, एमालगमेशन, एब्जॉर्प्शन और रिकंस्ट्रक्शन, ये इसका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देखे हैं बराबर आया है। इसके बाद इनकम टैक्स से भी क्वेश्चन देखे हैं, उसमें सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्सेस भी है। फिर ऑडिट में भी क्वेश्चन देखे हैं, ऑडिट से भी है, ऑडिट का भी क्वेश्चन है उसमें, और अच्छा क्वेश्चन है उसमें। एन ऑडिटर इज ए वॉच डॉग नॉट ए ब्लड हाउंड, देखे ये भी जो बीकॉम ऑनर्स में ही पूछता है, वो भी क्वेश्चन देखे हैं उसमें। एसेट्स और लायबिलिटीज़ का वैल्यूएशन के से संबंधित भी उसमें क्वेश्चन था। इसमें जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है उसके लिए थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, वो भी सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। नहीं तो जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नहीं बना सकते हैं या उतना टाइम नहीं है, तो थ्योरेटिकल जो क्वेश्चन है वो भी बहुत अच्छा है, उसको भी ढंग से तैयार करके अच्छा नंबर लाया जा सकता है। किसी भी अगर मेहनत किया जाए तो आसानी से इसमें 150-200 नंबर लाया जा सकता है इसमें। अब यहाँ पर लेखांकन के बाद आए वित्त की, उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। फाइनेंस
के बगैर कोई भी ट्रांजैक्शन हो ही नहीं सकता है। बताएं कि मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होता है। फाइनेंस किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की रीढ़ होती है, क्योंकि फाइनेंस के ही आधार पर उसके साइज का निर्धारण होता है, उसके लेन देनों का निर्धारण होता है। और फाइनेंस को इसलिए हम बताए भी, जो ब्लड से तुलना की गई है। फाइनेंस 3 तरह के होते हैं, एक शॉर्ट टर्म फाइनेंस, दूसरा मिडिल टर्म फाइनेंस और लॉन्ग टर्म फाइनेंस। जनरली अभी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म भी कहते हैं, लेकिन मिडिल टर्म भी होते हैं। शॉर्ट टर्म फाइनेंस का मतलब हुआ ऐसा फाइनेंस जो कि 1 साल के अंतर्गत उसका पेमेंट कर दिया जाए, वो 1 साल 12 महीने तक का हो, ऐसा दिया गया है। 12 महीने के लिए केवल ट्रांजैक्शन हो, उसको शॉर्ट टर्म कहते हैं। 1 साल से लेकर के 3 साल तक अगर हो तो उसको मिडिल टर्म कहते हैं। 5 साल तक, 5 साल से अधिक हो तो उसको लॉन्ग टर्म फाइनेंस कहते हैं। अब है फाइनेंस के स्रोत क्या होगा। फाइनेंस के 2 स्रोत होते हैं, एक जिसको कहते हैं ऑन कैपिटल, ऑनर्स इक्विटी, एक होता है लोन कैपिटल, जो लोन के आधार पर। ऑनर्स इक्विटी के अंतर्गत हम इक्विटी शेयर इशू करते हैं। अगर कंपनी ऑर्गेनाइजेशन है तो इक्विटी शेयर इशू करते हैं। इक्विटी शेयर किसी कंपनी का ऑनर होता है, वही ओरिजिनल मालिक होता है। और जो लोन कैपिटल के अंतर्गत डिवेंचर आते हैं, विभिन्न तरह के बॉन्ड्स आते हैं। ये लोन कैपिटल है, ये ऋण पत्र इसको कहा जाता है। ऋण पत्र का जो होल्डर होता है, डिवेंचर होल्डर, वह कंपनी का मालिक नहीं होता है, वह ऋणदाता कहलाता है। उसको एक सर्टेन रेट से इंटरेस्ट पेड किया जाता है। लेकिन जो ऑन कैपिटल इक्विटी शेयर कैपिटल है या ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल है, जिसको ऑर्डिनरी या इक्विटी शेयर कैपिटल कहते हैं, ऐसे शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया जाता है, लाभांश दिया जाता है। वे कंपनी के मालिक होते हैं। कंपनी के संबंध में बताएं जो कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, कृत्रिम व्यक्ति है। कंपनी की जो पूंजी होती है वे छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त रहती है, जिसे हम शेयर कहते हैं। और वह शेयर को और तब तक टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता है। अगर 100 रुपया का शेयर है, ये 500 का है या 10 रुपये का ही है, उसको और टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता है जब तक कि उसे हम स्टॉक में कन्वर्ट नहीं कर देते। जब स्टॉक में कन्वर्ट हो जाता है तो शेयर का भी और भी टुकड़ा हो सकता है। कंपनी की जो शेयर होता है वो ट्रांसफरेबल है। कभी भी कोई व्यक्ति कंपनी के शेयर को बेच सकता है, दूसरा खरीद सकता है। कंपनी के शेयर होल्डर आया और गया, इससे कंपनी के मैनेजमेंट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि कंपनी का जो प्रबंध होता है वह बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा होता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा कंपनी का प्रबंधन होता है। कंपनी की अपना एक सील होती है, मुहर होती है, जिसके आधार पर कंपनी, जब तक कंपनी रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्टर्ड नहीं होता है तब तक कंपनी का कोई अस्तित्व नहीं होता है। कंपनी के रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्टर्ड करने के लिए कानूनी प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया से गुजरने के बाद ही कोई कंपनी रजिस्टर्ड होती है। तो जो व्यक्ति कंपनी का फॉर्मेशन करता है, जो कंपनी के बारे में पहले सोचता ही नहीं है, बशर्ते कि उसको कार्य रूप में उतार देता है, उसे प्रोमोटर कहते हैं, प्रवर्तक कहते हैं। प्रवर्तक कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई संस्था हो सकती है, जो पहले सोचता है कि हमें इस कंपनी की स्थापना करनी है, और उस सोचने के बाद उसको कार्य रूप देता है। कार्य रूप देने के लिए जितने भी प्रारंभिक खर्चे हैं वो खुद करते हैं। जो भी डॉक्यूमेंट्स भरना हो, तैयार करना हो, वो खुद तैयार करवाते हैं, और सारी कानूनी प्रक्रिया वो खुद करते हैं। तो कंपनी के रजिस्टर्ड होने के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स है उसका नाम है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। कंपनी
पार्षद नियम, जिसको हिंदी में कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, कंपनी पार्षद नियम। यह कहा जाए जो कंपनी की जन्म कुंडली है ये, उसमें कंपनी के सारे क्लॉज उसमें समावेश रहते हैं। कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का नाम ऐसा होना चाहिए जो किसी से मिलता जुलता नहीं हो, या विधान द्वारा जो नाम वर्जित है, मनाही है, वह नाम नहीं रखा जा सकता है। कंपनी का नाम क्या होगा, कंपनी की हेड ऑफिस कहाँ होगी, कंपनी के प्रथम मेंबर कौन कौन से होंगे, उसका नाम, पता, क्वालिफिकेशन, कंपनी को रजिस्टर्ड करने के लिए जो फीस है वो जमा करना पड़ेगा, उसका भी, कंपनी के प्रथम डायरेक्टर कौन होंगे, ऑडिटर कौन होंगे, ये सारी चीज़ कंपनी का सबसे ऑब्जेक्ट क्या होगा, कंपनी किस उद्देश्य से खोली जा रही है, इसका उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए, वह लीगल होना चाहिए। कोई भी कंपनी इलीगल उद्देश्य से स्थापित नहीं हो सकती है। और ये सब काम बेहतर ढंग से कोई चार्टर अकाउंटेंट करता है, इसीलिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है ये किसी चार्टर अकाउंटेंट के द्वारा ही तैयार किया जाता है। इसके बाद कंपनी का जो दूसरा महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स है वह है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, कंपनी अंतर्नियम। क्योंकि अब इसलिए हम कंपनी पर चले आए जो कंपनी ही आपको ज़्यादा पढ़ना है। ये होल्डिंग बताएं, होल्डिंग कंपनी, अमालगमेशन, एब्जॉर्प्शन, ये सब कंपनी पर ही बेस है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है इसका रिलेशन कंपनी के मैनेजमेंट से होता है, प्रबंध और संचालक से होता है। अब मान लीजिए कोई कंपनी को अपने अंशों को जब्त करना है, फोरफीचर ऑफ शेयर करनी है, तो फोरफीचर करने के लिए कौन सारे रूल होंगे, कब किस प्रकार से कंपनी के शेयर को फोरफीचर किया जाएगा, कंपनी के डायरेक्टर को हटाना है तो किस तरह से, किस प्रक्रिया के अंतर्गत उसको हटाया जाएगा, कंपनी के नए डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट होगा, मैनेजर की नियुक्ति होगी, सचिव की, जो भी कंपनी के मैनेजमेंट संबंधी जितने भी डिसीजन लेना है। अब जैसे डिविडेंड संबंधी भी निर्णय लेना है, कंपनी के प्रमोट करने के लिए नए शेयर को इशू करना है, या कंपनी एक नए कार्य को अधिकृत कर रही है, यानी किसी दूसरे कंपनी को एब्जॉर्ब कर रही है, या कंपनी का रिकंस्ट्रक्शन करना है, तो ये सब सारी प्रबंधकीय जो निर्णय होते हैं उसमें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के द्वारा ही किया जाता है। इसलिए कंपनी का अंतर्नियम कहते हैं, इसका लिस्ट बना रहता है, उस एक्ट के अंतर्गत ये किया जाता है। तीसरा कंपनी का एक डॉक्यूमेंट्स है जिसको कहते हैं प्रोस्पेक्टस, प्रविवरण। प्रविवरण हम जानते हैं कि जो कंपनी की जो वित्त है, फाइनेंस, वह शेयर या डिवेंचर के द्वारा आती है। तो किसी कंपनी का शेयर और डिवेंचर कोई भी व्यक्ति वैसे नहीं खरीद लेता है। हम कहीं भी एक पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो हम उसकी पूरी तहकीकात कर लेते हैं, जहां हम पैसा लगाने जा रहे हैं वहां पैसा मेरा सुरक्षित है कि नहीं। तो कोई भी आम पब्लिक अगर किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करता है, कंपनी मतलब यहां हम पब्लिक कंपनी के बारे में बोल रहे हैं। कंपनी भी दो होता है, एक प्राइवेट कंपनी भी होती है, पब्लिक कंपनी भी होती है। तो प्राइवेट कंपनी अपना शेयर डिवेंचर ओपन मार्केट में नहीं बेच सकता है, लेकिन पब्लिक कंपनी जो है वो बेचता है। तो पब्लिक कंपनी अगर अपना शेयर या डिवेंचर ओपन मार्केट में बेचता है तो कोई भी पर्सन उस शेयर या डिवेंचर को आंख मूंद के नहीं खरीदता है। अगर प्राइवेट कंपनी है, नहीं चल रही है, किस कारण, अगर देखा जाता है कि कंपनी किस नेचर की है, कंपनी किस तरह, कंपनी ऐसा है जो कि हमारे नेसेसरी गुड बना रहे हैं या हमारे बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉय दिए हुए हैं, तो इस सब संबंध में गवर्नमेंट भी इंटरफेयर करती है। ऐसे कंपनी को सब्सिडी देती है, ऐसे कंपनी के मैनेजमेंट को हेल्प करती है। एक कंपनी के मैनेजमेंट पर भी डिपेंड करता है। एक मैनेजर आता है, कहते हैं जब से ये मैनेजर आए हैं इसके कंपनी को आसमान तक पहुंचा दिया। एक मैनेजर आता है जो कंपनी कहता है कि कंपनी बंद के कगार पर आ गई। तो कंपनी के अच्छा और बुरा होना उसके मैनेजमेंट पर भी डिपेंड करता है। वैसे भी कई सारे कारण होते हैं
जैसे अभी कोविड-19 आ गया तो बहुत सारे कंपनियों को भट्ठा बैठ गया, अच्छे मैंने कोई भी मैनेजमेंट काम नहीं किया। तो ये तो नेचुरल कारण हो गया, ये प्राकृतिक कारण हो गया जिसको नहीं रोका जा सकता है। कुछ ऐसे कारण होते हैं जैसे कंपनी पहले था क्या, जो कंपनी सेक्रेट रिजर्व रखती थी, गुप्त संचय, तो गुप्त संचय को अब मना ही कर दिया। उसमें क्या होता था, गुप्त संचय अगर रखा, सेक्रेट रिजर्व नहीं, सेक्रेट रिजर्व, सेक्रेट रिजर्व फंड तो अलग हो गया, जो ओपन है, जो ओपन है सब जानता है। एक होता है सेक्रेट रिजर्व। सेक्रेट रिजर्व कैसे करती है कंपनी, या तो एसेट्स के वैल्यू को कम कर दिया या लायबिलिटीज को बढ़ा दिया, लायबिलिटीज को बढ़ा दिए और एसेट्स को कम कर दिया। अगर फॉर एग्जांपल किसी कंपनी का अगर रियल एसेट्स है 50 लाख और वो शो कर रहा है कितना 40 लाख, तो 10 लाख रुपया को क्या किया, रिजर्व करके कहीं रख दिया, उसको कहीं शो नहीं करता है। अब ऐसे सेक्रेट रिजर्व को घोटाला करना आसान होता था, क्यों? देखिए, कंपनी को गवर्नमेंट को अधिकार नहीं है, लेकिन कोई भी कंपनी का ऑडिट कंपलसरी है। ऑडिट उसका कोई ऑडिटर ही करता है और कोई बाहरी ऑडिटर ही करता है। हमारे प्रधानमंत्री जी भी ने कहा एक भाषण में, हमारे सिग्नेचर से ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारे ऑडिटर का सिग्नेचर है, क्योंकि वहाँ जहाँ कहीं भी वो ऑडिट करने के लिए जाता है उसमें पब्लिक का पैसा लगा हुआ है, इसलिए ऑडिटर को सबसे पहले ईमानदार होना चाहिए। अगर ऑडिटर को एक बार दाग लग गया, उसकी भूमिका न्यायाधीश की है। अगर हम जजमेंट के लिए हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और वहाँ के जज ही पैसा लेकर के गलत जजमेंट दे दे, तो हमारा जो विश्वास है न्यायपालिका पर से भी खत्म हो जाएगा। उसी तरह ऑडिटर की जो भूमिका है, आप शपथ लेते हैं अच्छाई के लिए और करते हैं बुराई, तो उसको क्या कहिएगा? आप ऑडिटर हैं, लेकिन आपकी पेशा है, आपका ये प्रोफेशन है, आप ऑडिट करने के लिए जाते हैं, उचित फीस लेते हैं, तो आपकी जिम्मेवारी है जो कंपनी का सही रूप से ऑडिट करे। हाल ही में जो ऑडिटर थे वो जेल में गए। क्या ऑडिटर जेल में क्यों गए? करप्शन के शिकार हुए तब गए। तो ऑडिटर को ऐसा नहीं होना चाहिए। अब कहा जाए रक्षक ही भक्षक हो जाए, इंदिरा जी की हत्या उनके अंगरक्षक ही कर दिए, तो हम सिक्योरिटी गार्ड का वहाँ कहिएगा कोई महत्व नहीं है, लोग सिक्योरिटी गार्ड रखना छोड़ देंगे, किसी को प्रोटेक्शन नहीं देंगे, ऐसा तो नहीं होगा। वो तो एक्सेप्शन में होता है, सभी लोग तो बेईमान नहीं होते हैं। हम केवल बेईमानी को ही लेकर के चलेंगे तो वो बात तो नहीं होगी, हमें ईमानदारी लेकर चलना पड़ेगा। और उसमें अगर 1-2% बेईमान लोग भी शामिल हो जाते हैं तो उसको एडजस्ट करना पड़ता है, उसके लिए न्यायपालिका है। ऑडिटर को बताएं, ऑडिटर जेल भी गए हैं, कई ऑडिटर जेल जाते हैं। आप ऑडिट करने के लिए गए, आप प्रॉपर ऑडिट नहीं किए, जहाँ तक प्राइवेट कंपनी के वित्तीय स्थिति खराब होने का कारण है, तो आप यहाँ पर जब उसका हम एनालिसिस करते हैं, फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं, तब फाइनेंशियल एनालिसिस में हम इस बात की जानकारी लेते हैं इसकी स्थिति इतनी गड़बड़ क्यों हुई। हमारा सेल मार्केट में ख़त्म हो गया, हमारा सेल डाउन हो गया, हमारा फाइनेंस आना कम हो गया, किस कारण से कम हुआ? हमारा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर जो है वो सही नहीं है। हम फाइनेंस बोले दो तरह से लेते हैं, ऑन कैपिटल और लोन कैपिटल। उसमें भी कई तरह के सिद्धांत हैं। हम लोन कैपिटल कितना रखेंगे और ऑनर्स इक्विटी कितना रखेंगे, इसका भी डिसीजन लेना पड़ता है। अब वहाँ पर कैसे लेंगे? अगर मान लीजिए को हम ऐसा बिजनेस करते हैं जिसमें लग रहा है क्या जो नहीं, इतना % प्रॉफिट मेरा फिक्स है। किसी बिजनेस में अगर लगे कि मेरा प्रॉफिट 30% निश्चित है, तो अगर मार्केट में हमें 10% पर लोन मिल जाती है तो हम ले लेंगे। तो लोन वाले को 10% देंगे और उसका जो 20% प्रॉफिट हुआ वो ऑनर ले लेगा। यानी ट्रेडिंग ऑन इक्विटी के अंतर्गत हम ये बात देखते हैं, जो इक्विटी शेयर होल्डर को 100 से 2% प्रॉफिट भी हम दे सकते हैं। और कंपनी, कहीं ऐसी भी कंपनी है जो 5% भी प्रॉफिट देने में असमर्थ रहती है। तो ये फाइनेंस के स्ट्रक्चर पर भी डिपेंड करता है, फाइनेंस के नेचर पर भी डिपेंड करता है। हमारा फाइनेंस के संबंध में जब उसका एनालिसिस करते हैं, आप लोगों को भी दिया गया है एनालिसिस करने के लिए, ऐसे भी क्वेश्चन देख। प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी
प्रेफरेंसी शेयर होल्डर से, प्रेफरेंसी शेयर से पहले लिखा रहता है 9% प्रेफरेंसी शेयर, 10% प्रेफरेंसी शेयर, 12% प्रेफरेंसी शेयर. दिस परसेंटेज इंडिकेट द डिविडेंड पेएबल टू द प्रेफरेंसी शेयर होल्डर. यह परसेंटेज इंडिकेट करता है इस रेट से उसको डिविडेंड देना है, वो फिक्स है उसका. हाँ, कंपनी के अगर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में इस बात की चर्चा हो जो नहीं प्रेफरेंसी शेयर होल्डर को इससे भी उसके इस इतने प्रॉफिट से ज़्यादा होगा तो उसमें भी उसको हिस्सा देंगे. तो ये तो हमारा कंपनी का जो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स है उसमें अगर ये बात लिखा हुआ है तो उसको दे सकते हैं, नहीं तो उसको नहीं दिया जा सकता है. क्या प्रेफरेंसी शेयर होल्डर है, अगर लॉस हुई तो उससे उसको मतलब डिविडेंड लेगा. उसमें प्रेफरेंसी शेयर होल्डर भी होता है, क्यूमुलेटिव होता है, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंसी शेयर होता है. क्यूमुलेटिव प्रेफरेंसी शेयर होल्डर का मतलब हुआ अगर इस साल प्रॉफिट नहीं हुई कंपनी को तो अगले साल उसको पिछले साल का प्रॉफिट भी जोड़ के दे देंगे तो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंसी शेयर होल्डर हो गया. और नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंसी शेयर होल्डर को अगर इस साल प्रॉफिट हुई तो देंगे और नहीं हुआ तो नहीं दिए, अगले साल जोड़ के नहीं देंगे. तो प्रेफरेंसी शेयर के भी कई तरह के हैं. कन्वर्टेड प्रेफरेंसी शेयर है, जो प्रेफरेंसी शेयर होल्डर चाहे तो अपने प्रेफरेंसी शेयर को इक्विटी शेयर में बदल सकता है, कन्वर्ट कर सकता है, या डिवेंचर में भी कन्वर्ट कर सकता है. तो प्रेफरेंसी शेयर किस तरह की है, किस नेचर की है, तो वो फाइनेंस के उस पर डिपेंड करता है. प्रेफरेंसी शेयर भी कई तरह के हैं और इक्विटी शेयर भी किस तरह के हैं. अगर कंपनी के हम एनालिसिस करते हैं तो करेंट रेशियो के 2:1 होना चाहिए, क्विक रेशियो 1:1 का होना चाहिए, कंपनी का जो डेटर्स टर्नओवर सही होना चाहिए, क्रेडिटर्स टर्नओवर सही होना चाहिए. इस सब के द्वारा हम कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन साउंड है कि नहीं है इसका हम अंदाज़ा लगा लेते हैं. सबसे पहले जिस तरह से व्यक्ति कोई स्वस्थ है कि नहीं है इसका एग्जामिनेशन कैसे करते हैं, उसके विभिन्न तरह के लैब में टेस्ट कराते हैं और लैब में टेस्ट कराने के बाद कहते हैं नहीं आपका कोई रोग नहीं है. उसी तरह किसी भी बिजनेस यूनिट के उसके फाइनेंस का एनालिसिस करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं इसकी फाइनेंशियल पोजीशन साउंड है या बैड है. सबसे पहले तो फाइनेंशियल पोजीशन साउंड होनी चाहिए, मैनेजमेंट अच्छी होनी चाहिए, हमारा स्किल पर्सन होनी चाहिए काम करने में. हम अनस्किल पर्सन को ले लेंगे जिसमें कोई स्किल नहीं है और हम चाहेंगे जो हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा हो, कैसे होगा, हमारा प्रोडक्शन क्वालिटी का हो कैसे होगा, हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट कम हो कैसे होगा. ऐसे करने के लिए अगर हम कोई वस्तु हम इंडियन कंपनी बनाती है और चाइनीज़ कंपनी बनाती है, वो कम पैसा में बना लेती है, हम ज़्यादा पैसा में बनाते हैं. क्यों? हमारा जो लेबर है स्किल नहीं है या वो अपना 100% योगदान नहीं देता है, 100% योगदान नहीं देता है. हमारे जितने भी इंटरप्राइजेज हैं उसमें ओवर एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय भी है तो वह अपने 40% भी अनुदान नहीं देता है. इसलिए हमारी कंपनी पीछे धीरे धीरे क्या होती है, खत्म होगी. हमारी बिहार स्टेट गवर्नमेंट ने 28 अंडरटेकिंग रखे, किसी की भी पोजीशन सही है. बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड 2 लाख से ज़्यादा का डेली नुकसान है, बिहार स्टेट ब्रिज कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन, बिहार लेदर कॉरपोरेशन, बिहार शिपिंग कॉरपोरेशन, बिहार हाउसिंग कॉरपोरेशन. आप एक भी कॉरपोरेशन 28 को सरकार ने तो संकल्प लिया हम ये इंटरप्राइजेज चला रहे हैं, लोगों को एम्प्लॉय देंगे, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, एम्प्लॉय देंगे अनएम्प्लॉयमेंट खत्म होगी. लेकिन एक भी ये इंटरप्राइजेज सक्सेस नहीं हुआ. सक्सेस नहीं होने का क्या कारण है? हमारे पास स्किल पर्सन नहीं है, फाइनेंस का अभाव है. अगर फाइनेंस भी है तो सबसे बड़ी बात है वहां लूट खसोट है. ये पॉलिटिकल चारागाह बन गया ये सब चीज, जिसको सरकार जिसको नहीं बना सके, मंत्री नहीं बना सके, कोई उसको वहां पर चेयरमैन बना करके भेज दिए. वो जाकर के स्टेट ट्रेजरी को खंगाल करके अपना पर्सनल ट्रेजरी भरने लगे. अभी भी होता है, डेली छापामारी होती है, करोड़ों अरबों संपत्ति निकलता है. तो ये कहने का मतलब है, ये सब तो अलग मुद्दा हो गई. मतलब मैनेजमेंट का कितना महत्वपूर्ण योगदान है, स्किल पर्सन का कितना महत्व है. आपको कॉस्ट अकाउंट भी पढ़ना है तो कॉस्ट में दिया गया हम प्रोडक्शन करते हैं तो 3 एलिमेंट्स हैं इसके. पहला है लेबर,
मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। मटेरियल में अब जो हम मटेरियल जिससे हम उत्पादन करते हैं, कहते हैं घटिया क्वालिटी का हम मटेरियल यूज़ करेंगे तो हमारा प्रोडक्शन भी घटिया होगा। हमारा कॉस्ट ऑफ मटेरियल क्या होता है, हम कहाँ से मटेरियल लेते हैं, वेस्टेज कितना जाती है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना जा रही है, उसका ड्यूरेबिलिटी कितना है, ये सारे चीज़ देखने के। मटेरियल भी दो तरह के होते हैं, एक डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल। तो पहले मटेरियल, फिर लेते हैं लेबर। लेबर का मतलब इकोनॉमिक्स में से लेबर का मतलब कोई सामान्य लेबर नहीं, चाहे मानसिक काम करे या शारीरिक काम करे, सब लेबर है। तो लेबर में हम लेबर भी दो तरह के हैं, डायरेक्ट लेबर है, एक इनडायरेक्ट लेबर है। अब वो स्किल है कि अनस्किल है, उसको हम देखते हैं। उसके बाद ओवरहेड मतलब खर्चे। अब ओवरहेड विभिन्न तरह के हैं, डायरेक्ट है, वो भी इनडायरेक्ट है। फिर भी उसमें कॉस्ट के अंतर्गत उसका और भी क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन करके पर यूनिट कॉस्ट निकालते हैं हर एक कॉस्ट का, चाहे वो ऑफिस का मेंटेनेंस हो, फैक्ट्री का हो, या डायरेक्ट में हो या इनडायरेक्ट में हो, और सबका अलग अलग पर यूनिट निकाल करके उसका कंपेयर करते हैं, कौन सा कॉस्ट मेरा ज़्यादा जा रहा है। अगर हमारा जो क्या कहते हैं, जो लेबर, किसी वस्तु का कॉस्ट है 10 रुपया और लेबर कॉस्ट मेरा वहाँ 5 रुपया पड़ गया, और हमारा जो कॉम्पिटिटिव है उसका लेबर कॉस्ट 2 रुपया पड़ रहा है, तो हमारा वस्तु महंगा होगा, हम बाजार में नहीं टिक पाएंगे। तो कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए मिनिमाइज द कॉस्ट और मैक्सिमाइज द प्रोडक्शन, ये करने के लिए हम क्या करते हैं, कॉस्ट मैनेजमेंट करते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉस्ट के हर एक एलिमेंट्स को अलग अलग कर देते हैं, और अलग अलग पर फाइनेंस से ये काम नहीं हो सकता है। फाइनेंस में तो हम मोटा मोटी निकाल लिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार कर लिए, ट्रेडिंग प्रॉफिट अकाउंट बना लिए, बैलेंस शीट भी बना लिए, उसमें पता नहीं चलेगा जब हमारा जो कॉस्ट बढ़ रहा है कहाँ पर बढ़ रहा है, कौन सा एलिमेंट्स मेरा ज़्यादा महंगा पड़ रहा है। अगर हम कोई मटेरियल ही ले रहे हैं तो हम कहेंगे यहाँ से मटेरियल नहीं लेंगे, वहाँ से मंगाएंगे, वहाँ का क्या कॉस्ट है। वहाँ मटेरियल भी अगर सस्ता दे रहा है और पता चला सस्ता मटेरियल मंगाएं लेकिन उसमें 20% वेस्टेज चला गया, तब तो 80% ही काम हुआ, तो उस पर भी विचार करेंगे। अगर यहाँ 10% महंगा दे बगल में और उसमें वेस्टेज 1% हो तो वो हमारे लिए सस्ता पड़ जाएगा। तो हर एक चीज़ का जो हम एनालिसिस करते हैं, चाहे कॉस्ट के दृष्टिकोण से, फाइनेंस के दृष्टिकोण से, यहाँ केवल आप लोगों को अकाउंट्स ही नहीं पढ़ना है, अकाउंट्स, ऑडिट, मैनेजमेंट, कॉस्ट, ये सब को जोड़ करके ये कोर्स बनाया गया। तो इसमें फाइनेंस की भी बिगिनिंग जानकारी भी चाहिए, फाइनेंस की एडवांस जानकारी भी चाहिए, और ये सब जो अलग अलग जो सब्जेक्ट हैं उसकी भी जानकारी चाहिए। सबसे क्वेश्चन रहता है, तब जा कर के ये आपका ये होगा, सब्जेक्ट पूरा होगा। हम इसमें क्वेश्चन देख लिए हैं। अगर आप प्रैक्टिकल नहीं बना सकते हैं तो थ्योरी भी बहुत अच्छा है, प्रैक्टिकल अगर प्रयास कीजिएगा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी बन जाएगा। ये ग्रेजुएशन लेवल का ही क्वेश्चन है, इसमें ऑनर्स लेवल का क्वेश्चन है, इसमें देख रहे हैं। हाँ, प्रैक्टिकल बनाना है तो प्रैक्टिकल भी बन जाएगा। प्रैक्टिकल में 100% मार्क्स आएंगे, नहीं तो हम जो अभी देखे हैं उसमें करीब 2-3 प्रैक्टिकल है, 2-3 प्रैक्टिकल है। हाँ, 2 बनना चाहिए। तो ये सब मतलब जो भी है, हाँ चैप्टर्स पहले वो कंप्लीट हाँ कंप्लीट हो। थ्योरेटिकल जो भी है, हाँ मटेरियल मिलेगा, हाँ, उसमें मेरे पास भी उसको स्टडी कीजिएगा। अपना नोट्स वगैरह प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, प्रैक्टिकल सारा, लेकिन अब इसमें प्रैक्टिकल ही बनाने हैं। हाँ, तो प्रैक्टिकल बनाए हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम देखे हैं। प्रैक्टिकल आपके कॉस्ट से भी है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम मैनेजमेंट से भी है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आपके एडवांस अकाउंटेंसी भी है, और ये सब बनाइएगा प्रैक्टिस। और इनकम टैक्स से भी है, इनकम टैक्स से भी है। अगर ये सब, इस सब के लिए आपको बुक लेकर के ड्यू प्रैक्टिस कीजिएगा तो बन जाएगा, कोई कठिन काम नहीं है। हाँ, आप लोग तो चूँकि अगर बीकॉम जिसका बेस है तो उसको तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, और हम इसलिए फंडामेंटल चीज़ भी कुछ बता दिए। जब कोई विषय, आज तो इंट्रोडक्शन ही था, इसके बाद हम लोग जो क्वेश्चन है उसी आधार पर गेस भी कर देंगे।
ये इस टाइप का क्वेश्चन आएगा और मेरे साथ चलिएगा। अब मेहनत तो आपको करनी है। क्वेश्चन बैंक का रहना टीचर केवल मार्गदर्शक होता है, टीचर केवल मार्गदर्शक होता है और उस हिसाब से आप मेहनत कीजिएगा। प्रैक्टिकल भी हम बनाएंगे, थ्योरी भी समझा देंगे, एक एक चीज़ जितना अध्ययन कीजिएगा, लिखने की प्रैक्टिस कीजिएगा, ये सब सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन वेरी भी करता है। पिछला क्वेश्चन अभी जैसे हम बता देते हैं इनकम टैक्स में, ज़्यादा पुराना क्वेश्चन लीजिएगा इनकम टैक्स वो बन भी नहीं करेगा, क्योंकि रूल तो कुछ ना कुछ चेंज होते जाता है, कुछ ना कुछ तो रूल चेंज होते जाता है। तब रही आपको, जैसे हम देखे हैं होल्डिंग कंपनी और एमालगेमेशन एब्जॉर्प्शन से, एक देखे हैं पीवी रेशियो, पीवी रेशियो पढ़े हैं ना मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, पीवी रेशियो, उससे भी क्वेश्चन देखे हैं, पूछा गया है। और आपके इस कॉस्ट अकाउंटेंट से भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा गया है। उसमें केवल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है, उसमें बहुत सारे फार्मूला हैं, वो फार्मूला सब वो देखते रहिएगा तो वो सब क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा।